सत्ता के लिए सियासत बदली और सियासत के लिए विचारधारा, उद्धव ठाकरे की यही कहानी है। बीजेपी पर हमला करने के लिए उद्धव ठाकरे अब उन्हीं बातों का सहारा ले रहे हैं जो राहुल गांधी और संजय राउत लिया करते थे। खास तौर पर चीन के साथ हुए सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी की तर्ज पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर तारबंदी चीन की सीमा पर की जीत है तो चीन घुसपैठ नहीं कर पाता। लेकिन उद्धव ठाकरे का विवादित बयान आते ही बीजेपी ने खूब खरी खोटी सुना दी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह का बयान देकर मुख्यमंत्री ने हमारे सैनिकों के शौर्य का अपमान करने का काम किया। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हमारे सैनिकों ने -30 डिग्री तापमान में चीन के सैनिकों का मुकाबला कर उन्हें खदेड़ दिया। इसके पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीमा पर जो तारबंदी करनी चाहिए वह किसानों और दिल्ली के बीच खड़ी कर दी गई है। अगर सीमा पर ऐसी व्यवस्था की जाती तो चीन घुसपैठ नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं के पास किसानों के प्रदर्शन के स्थल के रास्ते में कटीले तार लगा दिए गए, बिजली और पानी की आपूर्ति को रोक दिया गया। उन्होंने सवाल किया, क्या प्रदर्शन कर रहे किसान आतंकवादी हैं? ठाकरे ने कहा कि देश बीजेपी की निजी जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग करने की सोचना भी छोड़ देना चाहिए। हम विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से लेकर दिल्ली सीमा पर जारी किसान आंदोलन जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी की आलोचना की। ठाकरे ने विधानसभा में कहा, केंद्र सरकार ने हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने पूर्व सहयोगी शिवसेना को हिंदुत्व का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। बीजेपी ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कई बार कहा कि पार्टी ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग दिया। औरंगाबाद का नाम बदलने में देरी पर भी बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। ठाकरे ने कहा, सावरकर को भारत रत्न देने की मांग के लिए केंद्र को 2 बार चिट्ठी भेजी गई। भारत रत्न कौन देता है? प्रधानमंत्री और एक कमेटी के पास इसका अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सावरकर को भारत रत्न नहीं देते और हमें शहर का नाम बदलने पर पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही कहा कि औरंगाबाद का नाम जरूर बदलेगा। असल में औरंगाबाद का नाम बदलने का मुद्दा शिवसेना की दुखती रग है। उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से तो औरंगाबाद का नाम बदलने की कोशिश की थी, लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी ने इस मामले पर सरकार को गिराने की धमकी तक दे डाली। कुर्सी जाने के डर से उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसी वजह से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की इस दुखती रग को दबा दिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी को झटका देना बंद नहीं किया। ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करती, इसके ठीक पहले टीएमसी के एक विधायक, एक मेयर और 3 पार्षदों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग से पहले इतने इस्तीफे ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका है और लगता नहीं कि बीजेपी उन्हें झटके देना बंद करने वाली है। माना जा रहा है कि चुनावों के दौरान भी टीएमसी से इस्तीफा देने वालों का सिलसिला जारी रहेगा। एक दिन पहले तक ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे विधायक जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके साथ ही विधाननगर के मेयर इन काउंसिल देबाशीष जना और आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के 3 पार्षदों ने कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और फिर उन्होंने 4 टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में आते ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की साफ सफाई की। उनका कहना है कि जितेंद्र तिवारी की वजह से दफ्तर अशुद्ध हो गया था, अब उसकी साफ सफाई की जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की सफाई के दौरान उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में वे लोग सड़क पर उनका पुतला जलाने उतरे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जितेंद्र तिवारी के जाने से पार्टी साफ हो गई है। इसके पहले जितेंद्र तिवारी हुगली जिले के श्रीरामपुर में एक कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रमुख दिलीप घोष की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं क्योंकि मैं राज्य के विकास के लिए काम करना चाहता हूं। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए काम करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा नेता हूं और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें जगह दी, ये बड़ी बात है। आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो सहित कई स्थानीय नेताओं ने जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की सूचना पर नाराजगी प्रकट की, जिसके बाद बीजेपी ने शामिल करने से मना कर दिया था। तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ पहले भी बगावत की थी, लेकिन बीजेपी द्वारा पिछले साल दिसंबर में उन्हें पार्टी में शामिल करने से इनकार करने के बाद वे मायूस हो गए थे।
लेकिन बाद में लगता है कि बाबुल सुप्रियो ने अपनी सहमति दे दी थी और इसी वजह से जितेंद्र तिवारी की पार्टी में एंट्री हो गई। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच तल्ख लड़ाई जारी है। हाल ही के महीनों में टीएमसी से कई नेताओं ने बीजेपी का रुख किया। इनमें शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 27 मार्च से शुरू होंगे। राज्य में इस साल 8 चरण के विधानसभा चुनाव होने हैं। जितेंद्र तिवारी से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया समेत पार्टी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तृणमूल से राज्यसभा सांसद और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले सत्ता गई और फिर साख। नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ का ग्राफ गांधी वाड्रा परिवार में काफी नीचे गिर गया। मौका मिला और दिग्विजय सिंह फिर से ताकतवर होकर सामने आ गए। मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच शह और मात का खेल काफी लंबा चला, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे। लेकिन अब वह पर्दा धीरे धीरे उठने लगा है। कमलनाथ अपनी ही गलतियों से मात खा गए और दिग्विजय सिंह उन पर भारी पड़ गए। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का कद बढ़ा तो पद भी बढ़ा। सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनावों के लिए 2 राज्यों में दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दिग्विजय सिंह का पद बढ़ा तो उनके अरमानों के पर भी निकल आए और वे प्रदेश की सियासत में भी जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गए। दरअसल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पुदुचेरी और तमिलनाडु चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष राज्य में उम्मीदवारों का चयन करता है और इस हिसाब से वह बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। वो भी तब जब कमलनाथ की गिनती भी गांधी परिवार के खास लोगों में है। माना जा रहा है कि कमलनाथ की कुछ सियासी गलतियां उनके ऊपर भारी पड़ रही हैं। सत्ता में वापसी के बाद वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को संभाल नहीं पाए। उपचुनाव में भी वह पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। ये सारी चीजें उनके फेवर में नहीं हैं। यही वजह है कि पार्टी के कुछ नेता परिवर्तन की मांग करते रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने हिंदू महासभा के नेता को कांग्रेस की सदस्यता दिलवा दी और इस घटना के बाद कांग्रेस के बड़े नेता खुलकर कमलनाथ के फैसले के खिलाफ आ गए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने तो यहां तक कह दिया, क्या हम साध्वी प्रज्ञा को भी अपनी पार्टी में स्वीकार कर लेंगे। साथ ही उन्होंने बड़े नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल किया। दिग्विजय सिंह खुलकर तो नहीं बोल पाए, लेकिन इशारों ही इशारों में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा था कि बाबूलाल चौरसिया कौन है। गॉडसे भक्त की एंट्री से अपनी ही पार्टी में चौतरफा घिरे कमलनाथ खुद तो खामोश रहे, लेकिन उनके समर्थक खुलकर मैदान में आए। सज्जन सिंह वर्मा जैसे कद्दावर नेताओं ने कहा, गांधीवादी विचारधारा को अपनाने वाले लोगों को हम स्वीकार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर दिखी। दोनों के समर्थक एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका पूरे प्रदेश में जनाधार है और यही वजह है कि पार्टी में पर्दे के पीछे रहकर भी वो उतना ही दबदबा रखते हैं जितना फ्रंट में रहकर रखते हैं। एमपी में कमलनाथ की सरकार के दौरान इसकी झलक लोगों ने देखी है। निकाय चुनाव से पहले अपनी पैठ बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश में किसान महापंचायत कर रहे हैं। 4 मार्च को रतलाम में पहली किसान महापंचायत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा का सत्र शुरू हो इसके ठीक पहले पूजा चौहान मामले में फंसे मंत्री संजय राठौर का इस्तीफा लेकर उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से पूरे कील कांटे निकाल दिए, लेकिन जलगांव गर्ल्स हॉस्टल मामले में बुरी तरह से फंस गए। इस मामले पर बीजेपी से लेकर राज ठाकरे तक उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगी तो राज ठाकरे ने पुलिस वालों के कपड़े उतारने की चेतावनी दे डाली। विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले से उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ गई हैं। असल में महाराष्ट्र के जलगांव में गर्ल्स हॉस्टल कुछ पुलिस कर्मचारियों ने लड़कियों को कपड़े उतारकर नाचने पर मजबूर करने का मामला सामने आने के बाद पूरे राज्य से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया। इस मामले पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि जांच समिति बनाकर 2 दिन में पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है। इस मामले में बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है। अगर हमारे राज्य में महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी हो रही है तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है और यही वह समय है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। सुधीर मुनगंटीवार के इस बयान से एनसीपी के नवाब मलिक को मिर्ची लग गई। नाराज नवाब मलिक ने सुधीर मुनगंटीवार के बयान को सदन की कार्यवाही से हटाए जाने की मांग कर डाली। इस मामले में अध्यक्ष ने बयान को जांचने का आदेश दिया।
जलगांव के एक हॉस्टल में पुलिस द्वारा महिलाओं को जबरदस्ती कपड़े उतारकर नाचने को मजबूर करने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद हर जगह इस घटना का विरोध किया जा रहा है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी इसके विरोध में आ गई है। एमएनएस नेता रूपाली पाटिल ने फेसबुक पर विरोध करते हुए लिखा कि इस मामले में दोषी पुलिस वालों और अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई कर उन्हें नौकरी से निलंबित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मनसे स्टाइल में इन अधिकारियों को निर्वस्त्र करके सजा देंगे। इस मामले में विधायक श्वेता महाले ने कहा कि जलगांव के आशादीप हॉस्टल में जो हुआ वो बेहद निंदनीय है। पुलिस महिलाओं की रक्षक होती है, पर अगर वही महिलाओं पर अन्याय करे, महिलाओं को निर्वस्त्र करके नचाए, यह गंभीर मामला है। इस पर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। मैं संविधान को मानने वाला हूं और इसी का पालन करता हूं, पर अगर हमारे राज्य में मां बहनों पर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक मार्ग बचता है। हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करना महाराष्ट्र को शोभा देता है क्या? इसलिए मैं मांग करता हूं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इस पर नवाब मलिक ने कहा, आप हमें राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी मत दीजिए। ये लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। सरकार अपने संख्या बल से चलती है और इसी तरह धमकी देना गलत है। इस मामले में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बर्खास्त करने की मांग करना सदस्यों का अधिकार है। इस घटना का वीडियो क्लिप जिस तरह से वायरल हुआ, उसे देखते हुए संवेदनशील मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सदन में बताया कि जलगांव मामले में 4 लोगों की समिति बनाई गई है और आने वाले 2 दिन में जांच पूरी की जाएगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल की लड़ाई में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ही नहीं, योगी आदित्यनाथ से लेकर नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी जैसे केंद्रीय मंत्री भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में सबकी नजर ममता बनर्जी की सीट नंदीग्राम पर टिकी है। ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। वजह ये कि नंदीग्राम से कई बार विधायक रह चुके शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। शुवेंदु अधिकारी से हिसाब बराबर करने के लिए ममता बनर्जी ने खुद को नंदीग्राम में झोंक दिया, लेकिन यहाँ भी शुवेंदु अधिकारी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी लड़ाई होगी। हालांकि अब तक बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा नहीं की है कि शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से लड़ाया जाएगा या नहीं। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में नहीं उतारना चाहती है तो भी वह वहां से टीएमसी सुप्रीमो की हार सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि नंदीग्राम को अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है और इसी वजह से अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि वे नंदीग्राम में ममता को हराएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि वे शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम से भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी मुझे नॉमिनेट करती है या नहीं, लेकिन मैं ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के विधायक के रूप में कई बार नंदीग्राम का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार पहला मौका होगा जब वह टीएमसी के खिलाफ ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। ममता बनर्जी का नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से नहीं लड़ती हैं या फिर 2 सीटों पर अपना भाग्य आजमाती हैं तो वह उन पर शुवेंदु अधिकारी की सियासी जीत ही मानी जाएगी। मगर अब तक बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के नाम पर फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी ये दांव खेल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीतकर राज्य में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभर आई थी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को समाप्त करने के लिए बीजेपी ने बंगाल चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को कहा कि पार्टी की राज्य इकाई ने राज्य में चुनाव की शुरुआत 2 चरणों के लिए प्रति सीट औसतन 4 से 5 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है और 4 मार्च को उन चरणों के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। बंगाल में 27 मार्च से वोटिंग शुरू होगी और नतीजे 2 मई को आएंगे। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान के जाट नेता हनुमान बेनीवाल से राकेश टिकैत की ठन गई। वजह ये कि राकेश टिकैत की कोशिश किसान आंदोलन के सहारे जाटों का सबसे बड़ा चौधरी बनने की है। राकेश टिकैत की इस मंशा की भनक हनुमान बेनीवाल को लगी तो वे टिकैत पर चढ़ दौड़े। नाराज बेनीवाल ने टिकैत को बाहरी आदमी बताया और कहा कि कम्युनिस्टों के साथ मिलकर टिकैत किसानों की भीड़ नहीं जुटा सकते और इसीलिए वामपंथियों की तमाम कोशिशों के बावजूद नागौर की सभा में उम्मीद से काफी कम किसान शामिल हुए थे और इन सब का नतीजा ये हुआ कि किसान आंदोलन में बड़ी फूट पड़ गई।
हनुमान बेनीवाल के गुस्से की वजह सिर्फ नागौर में किसान रैली ही नहीं है, बल्कि राकेश टिकैत पिछले 10 दिनों से राजस्थान के जाट बाहुल्य जिलों में धुआंधार किसान रैलियां कर रहे हैं। बेनीवाल और राजस्थान के जाट नेता इसे टिकैत की जाट वोट बैंक पर नजर मान रहे हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का सबसे बड़ा आधार ही जाट वोट बैंक है और पश्चिमी राजस्थान में जाट बाहुल्य इलाकों में ही उनकी पार्टी की ताकत है। यही नहीं, हनुमान बेनीवाल को ये आशंका है कि किसान रैलियों के सहारे वामपंथी दल और राकेश टिकैत उनकी सियासी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसी बात का डर अब किसान आंदोलन का साथ दे रहे कांग्रेस के नेताओं को भी सताने लगा है। इसलिए राजस्थान की रणभूमि में राकेश टिकैत अकेले पड़ते जा रहे हैं। दरअसल सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में एक दशक पहले वामपंथी दलों का अच्छा खासा प्रभाव था। श्रीगंगानगर का घड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, सीकर की धोद विधानसभा क्षेत्र में वामपंथी दलों से विधायक रह चुके हैं। राकेश टिकैत की किसान रैलियों में वाम दल के नेता अमराराम भी नजर आए। नागौर की किसान रैली में भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण दिखे टिकैत के साथ। राकेश टिकैत ने ऐसा करके अपने पत्ते पूरी तरह से अब खोल दिए हैं। टिकैत सियासत में हाथ आजमाने की पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन चुनाव में अपनी जमानत तक वे नहीं बचा पाए थे। अब टिकैत को ये लगने लगा है कि आखिरकार उन्हें मंजिल मिल ही गई। दरअसल नागौर में जाट और मुस्लिम के बाद तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों का है। राजस्थान में सियासत के जानकार इसे राजनीतिक प्रयोग मान रहे हैं और इसी वजह से राकेश टिकैत की किसान रैलियों पर राजनीतिक दलों की पैनी नजर है। हनुमान बेनीवाल एनडीए में थे, लेकिन किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें ठीक वैसे ही एनडीए से अलग कर लिया जैसे अकाली दल ने किया था। किसान आंदोलन के समर्थन में एनडीए छोड़ शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जा पहुंचे। हालांकि वह अपनी पार्टी के अलग झंडे के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहले से धरने पर बैठे वामपंथी के संगठनों और राजस्थान जाट महासभा से दूरी बनाए रखी। बेनीवाल का मकसद आंदोलन के जरिए अपने कोर जाट वोट बैंक को बचाए रखना, लेकिन अब उनको इस आंदोलन के नेताओं से सेंधमारी का खतरा भी नजर आ रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब ये तय हो गया है कि बंगाल का सबसे बड़ा मुकाबला नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच होना है। इस बड़े मुकाबले की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ममता बनर्जी और बीजेपी ने अपने पत्ते अब खोलना शुरू किए हैं। शुवेंदु और सौम्येंदु अधिकारी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब बारी शुवेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी और उनके सांसद बेटे दिव्येंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने की है। यही वजह है कि अब तक खामोश बैठे शिशिर अधिकारी ने अपना मुंह खोला है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से कोई भी उनके साथ संबंध नहीं रख रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल ने कहा कि ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि अधिकारी की आत्मा कहां है। अधिकारी के बेटे शुवेंदु और सौम्येंदु हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। अधिकारी परिवार के मुखिया ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल ने ऐसी धमकी दी है कि अगर कोई उनसे या उनके बेटों से संबंध रखेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई भी मुझसे संपर्क नहीं करता है। अधिकारी के बयान पर तृणमूल के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि शिशिरदा अनुभवी व्यक्ति हैं, हर कोई समझता है उनकी आत्मा कहां है और वह शरीर से कहां हैं। पहले उन्हें इस पर फैसला करने दीजिए। किसी पार्टी का नाम लिए बगैर पार्थ चटर्जी ने कहा कि अब ये स्पष्ट है कि अधिकारी किस दिशा में जा रहे हैं। अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से उन पर अपमानजनक टिप्पणी की, जैसा कभी कांग्रेस या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने नहीं किया। शुभेंदु और सौम्येंदु बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि उनके एक और सांसद भाई दिव्येंदु और पिता शिशिर अधिकारी पिछले कई महीनों से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की बैठकों या कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अधिकारी 2009 से कांठी से तृणमूल के सांसद हैं और पिछले कई दशक से राजनीति में हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।